सामान्य इतिहास। तबाकत अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? बाबर, तुजुक बाबरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें लेखक तुगलकनामा इब्न बतूता द्वारा नहीं, आमिर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। अनवर सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। अब्दुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। मुगलों की अदालत में भाषा थी फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मसीर आलमगीरी किसकी रचना है? शाकी मुस्तैद खां। सूची 1, सूची 2। भीमसेन कायस्थ, तारीख दिलखुशा, चंद्रभान ब्राह्मण, चहार चमन, ईश्वरदास नागर, फतूते आलमगीरी, सुजान राय भंडारी, खुलासत उत-तवारीख। नस्तालिक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय राज्य जिसने नगरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे राजा सावंत सिंह थे। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसक प्रिय की रचना की थी? केशव। मुगल काल विविध से जुड़े कुछ प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अकबर, सर थॉमस रॉ। ये सही सुमेलित नहीं है। सर थॉमस रॉ जहांगीर के काल में मुगल दरबार आए थे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदान की विस्तृत रूप में चर्चा की है? जॉन बैप्टिस्ट डेवनियर। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? विलियम फिंच। सूची 1, सूची 2। हॉकिंस 16 से 8 से 11, टॉमस रॉ 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1708, रॉल्फ फिंच 1585 से 1586। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही काल अनुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह 2। इसका सही क्रम हो जाएगा बहादुर शाह 2, जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढे। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूर। तो इन सब में सबसे ऊपर हो जाएगा चंगेज खान, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह और अंत में अहमद शाह अब्दाली। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। शाहजहां ने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। तो इसमें कथन केवल 1 और 4 सत्य है। निम्नलिखित घटनाओं और इसको सुमेलित कीजिए। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में जो कत्लेआम वो 1739 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1739 में हुई।
अहमद शाह से लड़ाई मराठों की 1761 में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। सूची 1, सूची 2। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में हुआ। खानवा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया। सूची 1, सूची 2। 1556। 1556 का जो वर्ष है ये जाना जाता है अकबर का राज्यारोहण के रूप में। 1600 जो ईस्वी है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया था और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, असीरगढ़ का युद्ध 1601। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? तो खेड़ा का युद्ध 1699, ये गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये सही है। चौसा का युद्ध 1538, ये गलत है, ये 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1539, ये भी गलत है। ख्वाजवा का युद्ध 1657 नहीं 1659 में हुआ था। और खेड़ा का युद्ध तो गलत है ही, ये 1707 में हुआ था। मुगल काल के निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, चौसा का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर बल्क युद्ध, बल्क का युद्ध शाहजहां द्वारा लड़ा गया था। अति अली खां किसका नाम था? तो इनमें से किसी का नहीं। ये अति अली खां रामतनु पांडे तानसेन का नाम था जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। सूची 1, सूची 2। इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के अंदर थी। जागीर मुगल सल्तनत के अंदर, अमारम विजयनगर सल्तनत और मोक्सा मराठा सल्तनत। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत। मुगल ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों से। मुगल काल में जिसे मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। इसका सही क्रम हो जाएगा पद्मिनी, दुर्गावती, अहिल्याबाई, ताराबाई। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सिकरी इमादुद्दौला का मकबरा, आगरा औरंगजेब का मकबरा, दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। इसका जो कथन है ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं संस्थान
सुमेलित नहीं है। शेर शाह का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीर का मकबरा बुरहानपुर, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह जहांगीरी महल बुरहानपुर। निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो सही क्रम हो जाएगा इसका 4 2 3 1। सूची 1, सूची 2। बाबर, जामा मस्जिद संभल, हुमायूं, दीनपना, अकबर, जहांगीरी महल, जहांगीर इमादुद्दौला का मकबरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से जो शासक जुड़े हैं वे इल्तुतमिश, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा अकबर, मोती मस्जिद औरंगजेब। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तलीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 2 1 3। सूची 1 स्मारक, सूची 2 उनके निर्माता। अलाई दरवाजा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा औरंगजेब, मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां द्वारा और मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। मुगल काल में मौलिम था, तो मौलिम एक नेविगेटर था और यहाँ पर एक जहाज सबसे करीबी ऑप्शन मिल रहा था, हम डी जा सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल 2014 में उत्तर प्रदेश आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को खारिज कर दिया था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? व्यापारी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई, राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब एक प्रकार का कर। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह डी है। सिख संप्रदाय से जुड़े कुछ प्रश्न। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद देव को। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? लहना। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु अंगद। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव अधिग्रंथ। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जन देव ने। अधिग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु अर्जन देव। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो इसमें केवल 2 और 4 गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद को ही सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? हेमकुंड। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह। किस समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरित किया गया था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। खालसा पद कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? 300। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा के संस्थापक गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम था?
लच्छन देव। मराठा राज्य और संघ से जुड़े कुछ प्रश्न। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? उपयुक्त सभी। चित्र में छायांकित देश राज दर्शाता है मराठों का। शिवाजी के मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार। शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? 1627 में उनका जन्म हुआ और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चाकन के किले पर विजय, अफजल खान का प्रकरण, मुगलों के मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। इसका सही क्रम हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी। शिवाजी का अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे? मजूमदार, दबीर, वाकनेस, सुरनीस। तो ये सभी उनके अष्टप्रधान में अधिकारी थे। शिवाजी के समय सरनोभात का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी। कथन। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, कारण प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो इसका कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रूका। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। इसका सही क्रम हो जाएगा 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। छत्रपति शाहू जी, राजा राम, संभाजी, शिवाजी द्वितीय। तो सही क्रम हो जाएगा 3, 2, 4, 1। कथन। 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, कारण शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो इसका जो उत्तर है ये दोनों ही कथन सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज व्यक्ति के रूप में उभरे, कारण मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो इसका कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गए और पेशवा वास्तविक शासक? तो ये बालाजी बाजीराव। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई। निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी में से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? ताराबाई। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा। सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? चौथ। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली
कि भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में किस निम्न में से किसने मराठाओं को हराया था। अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। 14 जनवरी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। निम्नलिखित में से कौन रुएला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। नजीब खान। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है। मराठों के। मुगल साम्राज्य का विघटन से जुड़े कुछ प्रश्न। औरंगजेब की 1707 ईस्वी के में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जनांदर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बगल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। ये था फर्रुखसियार। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे। हुसैन अली और अब्दुल्ला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। मोहम्मद शाह। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा BADC। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। वे 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करते थे। ये गलत है, उन्हें कम से कम 15 लाख रुपए की पेंशन मिला करती थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उन्हें साम्राज्य की सीमा थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था। शहादत खां। निम्नलिखित में कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। चिनकिलिज खां। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। इसका कथन केवल 2 सत्य है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी के साथ उन्होंने मथुरा में भी बनवाई थी। तो ये चारों ही कूट सही हैं। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं जयपुर के सवाई जय सिंह। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी इलाहाबाद में। आधुनिक भारत से जुड़े कुछ प्रश्न। इसमें सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। वास्को ड गामा कालीघाट पर किस वर्ष में आया। 1498 AD। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। दालमीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली।
वास्को ड गामा भारत कब आया था? 1498। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को ड गामा का कालीघाट में स्वागत किया था? जमोरियन। सूची 1, सूची 2 समुद्री यात्री और उनसे जुड़े देश। वास्को ड गामा, पुर्तगाली, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ये स्पेन से था। कैप्टन कुक, कैप्टन कुक हमारे ग्रेट ब्रिटेन से थे और तस्मान हॉलैंड से था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बर कुक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये कथन गलत है। पुर्तगालियों द्वारा 1510 में गोवा पर कब्जा किया गया। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचिन में। किन यूरोपिया ने भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? पुर्तगाली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो इसका कथन केवल एक सत्य हो जाएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चार्नोक। कलकत्ता किसने बसाया? तो ये जॉब चार्नोक द्वारा बसाया गया। निम्न में से किस स्थान पर भारत ने प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? मद्रास। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? डच। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, ये कथन गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लग आ सकता था। उपयुक्त तीनों ये कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे? भरूच, चिकागोल, त्रिचुनोपल्ली। तो इसका कथन केवल एक सत्य हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया,
राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रसिद्धि के समक्ष रखवाता है। उसका कथन केवल 1, 2 और 4 सत्य हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 5 वर्ष। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचिता कृपलानी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है केवल 1। सत्य है इसमें। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? मुख्य सचिव। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? बिहार राज्य की। निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया? आंध्र प्रदेश। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? गोवा। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से जुड़े कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये गलत है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। भारत की समेकित निधि से। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। उपयुक्त कथनों में तीनों ही कथन सत्य है। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। ये संख्या गलत है। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ये भी गलत है। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो केवल 4 इसमें सत्य है। भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या क्या है? ये प्रश्न संख्या 2008 थी। प्रश्नकाल 2008 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्नकाल में ये संख्या 21 थी। तब उत्तर बी हो जाता, लेकिन वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए? बम्बई। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। 3। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो प्रश्नकाल 2005 में मणिपुर के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं था, लेकिन अब जो है। निम्नलिखित में किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो ये किए गए मेघालय और मिजोरम में। निम्न उच्च न्यायालयों में किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो मुंबई उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा
पर उत्प्रेषण सरश्योरी रिट जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी मामले विशेष में अग्रस्तर कार्रवाई रोकने के लिए। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण। निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध प्रोहिबिशन। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया। कथन न्यायालयों के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण न्यायिक सकृत या वाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने से दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो इसके कथन कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। उच्च न्यायालय के परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं उपयुक्त सभी अधिकार। कथन भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए ही परामर्श जारी कर सकता है। तो इसका कथन कारण दोनों सत्य है और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति के समान है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता। तो ये इसका केवल कथन एक सत्य है, कथन दूसरा गलत है। उच्च न्यायालय का व्यक्ति जो है कर सकता है अभिवाचन, सिर्फ उस राज्य में नहीं कर सकता जिस राज्य में वो कार्यरत था। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा के महाभियोग का प्रस्ताव किया किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया? न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ के समक्ष है का प्रकार है? स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? राजीव गुप्ता। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 233। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अधिकरण न्यायाधीश। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। ऐसा अभियुक्त जो पुलिस स्टेशन से हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। इसका उत्तर केवल 2 सत्य हो जाएगा। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो इसका कथन केवल 2 सही हो जाएगा। छोटे मोटे जो आपराधिक मामले हैं वह ग्राम न्यायालय में सुने जा सकते हैं। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। केंद्र राज्य संबंध से जुड़े कुछ प्रश्न। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो
इसका कथन जो है 1, 2, 3, 4 चारों ही सत्य है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इन सभी चारों पर ही केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो इसका जो कथन है ये चारों ही सत्य है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? योजना प्रक्रम में, राज्य का केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, भारतीय राजकोषीय संघवादीय व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? गडखेल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्रीय राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 11 में। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? 245 तथा 246। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? 7वीं। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? 7वीं। वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उल्लेखित है समवर्ती सूची में। भारत में निम्नलिखित में से किसके शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? संसद में। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अनुच्छेद 239 के खंड 49 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 वर्ष। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। 1 वर्ष से अधिक नहीं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 263। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन संविधानित्वर और विधित्वर संस्थाएं और संस्थाएं हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषदें और अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसका कथन केवल 1 और 2 सत्य है। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ संसदीय कानून द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ये एक संवैधानिक संस्था नहीं, ये एक सांविधिक संस्था है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। ये दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1995। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नदी बॉर्डर्स एक्ट 1970,
सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? केंद्र तथा राज्यों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? डॉक्टर एस आर सेन। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? उपयुक्त में से कोई इसका सही उत्तर नहीं है। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध था केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन, सरकारी या कमीशन की सिफारिशों के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो दोनों ही कथन सत्य है यहाँ, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाने जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? सरकारी आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? सरकारी आयोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। नीचे दो वक्तव्य दिए गए। कथन, केंद्र राज्य संबंधों पर पूर्ण विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। कारण, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अभिकथन, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को अनावश्यक निर्देश दे सकती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका दोनों ही कथन और कारण सत्य है, और जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो अनुच्छेद 257 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भाग 12। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? अनुच्छेद 270। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों को पर स्टैम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो इनमें ना तो कथन एक सत्य है ना ही कथन दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में कोई लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका कथन केवल एक सत्य हो जाएगा। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? भू राजस्व। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघों के राजस्व विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं। राज्य सरकार को कृषि आय कर कौन समूह निर्दिष्ट करता है? भारत का संविधान। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 301। आपात उपवन से जुड़े कुछ प्रश्न।
भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है ये आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो ये है अनुच्छेद 355। संघ का यह कर्तव्य हुआ कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? अनुच्छेद 355। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो सशस्त्र विद्रोह का, बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का। तो इसका उत्तर 1, 2 और 3 हो जाएगा। भारत और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आंतरिक शांति को खतरा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट। तो कथन इसके 1, 3 और 4 सत्य हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो: युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, आंतरिक उपद्रव के कारण। तो इसका कथन केवल 1, 2 तथा 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल के विषय में सही है। यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है तो माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। एक माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है। उसका कथन जो है C 1, 3, 5 और 6 ये सत्य हो जाएगा। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये है 1 माह। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर संघ एवं राज्यों के बीच करों की विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यवाहन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 तथा एवं 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये उपयुक्त गलत है, सारी संख्या यहाँ पे सारे कूट यहाँ हमें गलत दिए गए हैं। मौलिक अधिकार से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 तथा 21। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो ये 25 जून 1975। अभिकथन: भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है।
तो कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? गवर्नर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो ये प्रश्न भी गलत है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष रूप से संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उनके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्री प्रतिशत का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो केवल 1 और 2 सत्य हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। इसका कथन केवल 1, 2 और 4 सत्य हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 6 माह के लिए। सूची 1, सूची 2 राज्य और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा 8, 10, 9, 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? पेप्सू में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह के समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाली सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। इसका उत्तर केवल 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो यह अनुच्छेद 360। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? 0 बार। कभी नहीं हुई है आज तक। वित्तीय आयोग से किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये थे KM नाम्बियार। वित्त आयोग से जुड़े कुछ प्रश्न। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। निम्न में से किस एक के सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? वित्त आयोग के। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। कथन। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो इसका कथन गलत है परंतु कारण सत्य है।